मैं आपको इंट्रोडक्शन देना है। नमो नमः महोदय। मम नाम आलोक जैन। मम पितुः नाम श्री ज्ञानचंद्र जैन। सा एका वणिकः अस्ति। मम मातुः नाम श्री शान्तिदेवी जैन। सा एका कुशली गृहिणी अस्ति। अहं मध्यप्रदेशस्य छतरपुर मण्डले निवसामि। मया 10वीं कक्षायां मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडलात् त्र्यार्ध-द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे कृतः। तदनन्तरं च द्वादशवी वरिष्ठोपाध्याय कक्षायां 5+2000तमे वर्षे उत्तीर्णः कृतः। तदनन्तरं शास्त्री परीक्षा जगद्गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालयात् 8+2000तमे वर्षे उत्तीर्णः। तदनन्तरं स्नातकोत्तर परीक्षा 11+2000तमे ख्रीष्टाब्दे उत्तीर्णः। तदनन्तरं च शिक्षाशास्त्री परीक्षा 16+2000तमे वर्षे जगद्गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयात् उत्तीर्णः। अहं वर्तमान समय शिक्षण कार्य संलग्नोऽस्मि। ओके आलोक जी, आप संस्कृत के टीचर हैं जी। आपका रोल नंबर क्या है? 5107 51078664 इसको याद कर लीजिएगा। ओके, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी। मध्य प्रदेश की कल्चर के बारे में, जो हमारी भारत की कल्चर है जी। हमारे भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है जी। आप जानते हैं, भारत की कल्चर को समझते हैं आप? जी। पूरे भारत की जो कल्चर है जी। और जो मध्य प्रदेश का कल्चर है, मध्य प्रदेश की जो कल्चर है उसके अंदर यूनिकनेस क्या है आप बताएं। मध्य प्रदेश के कल्चर में सबसे यूनिक तो ये कि भारत के सारे कल्चर वहाँ मिलते हैं, क्योंकि मध्य में ओके सारे संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। ओके साथ ही साथ भारत का जो सर्वोत्तम कृषि है और वो कृषि नदियों पर आधारित है। और भारत की सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी है। ओके, नदियों का मायका कहते हैं। आपका जो मध्य प्रदेश है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भारत में कितने नंबर पे है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 7वें नंबर पे है। ओके, और अकॉर्डिंग टू एरिया? एरिया 2nd नंबर पे। एरिया के अकॉर्डिंगली 2nd नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? माननीय कमलनाथ जी। पहले वो कांग्रेस में किस पोस्ट पे थे? पहले वो कांग्रेस में महासचिव के पोस्ट पर थे और इससे पहले वो प्रोटेम स्पीकर भी रहे। ओके, उन्होंने किसानों का कर्ज माफ कर दिया जी। आपने न्यूज़ सुना है? जी। किसानों के कर्ज माफ कर देने से उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, कर्ज माफ करना हमारे लिए सोल्यूशन है? कर माफ करना अंतरिम सॉल्यूशन हो सकता है, अंतिम नहीं। अंतरिम हो सकता है, अंतिम अंतिम हो सकता है। तो आप इसके फेवर में हैं, अगेंस्ट में हैं? तत्कालिक परिस्थितियों में तो ये आवश्यक था, लेकिन इसके साथ साथ हमें बुनियादी सुधार आवश्यक है जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति उन्नत हो सके, ताकि इसकी आवश्यकता ना पड़े। मतलब आप ये मानते हैं कि शॉर्ट टर्म रिलीफ सॉल्यूशन नहीं है, आप ये ये अभी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। इसको परमानेंट हमें करना है तो हमें इसका किसी क्षेत्र में विकास करना होगा और उनके साथ शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि वह हमेशा के लिए विकसित हो सके। ओके, आपने 2005 में वरिष्ठ उपाध्याय किया था, इसमें सब्जेक्ट था हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जी। आप तो संस्कृत के हैं, आप इंग्लिश जानते हैं? जी। इंग्लिश में आप ग्रामर जानते हैं? ग्रामर जी। संस्कृत और इंग्लिश का जो ग्रामर है उसके अंदर क्या सिमिलरिटी है? संस्कृत और इंग्लिश की ग्रामर दोनों ही कुछ विशेष सूत्रों या विशेष फॉर्मूले के आधार पर चलते हैं। ओके, जिनका कुछ निश्चित संदेश है और निश्चित उनके सिद्धांत। और आपने मास्टर जो किया वो मॉडर्न इंडिया में किया है जी। मॉडर्न इंडिया क्या है? हिस्ट्री, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। तो आपने संस्कृत में मास्टर क्यों नहीं किया? संस्कृत में मैंने मास्टर नहीं किया इस वजह क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में इतिहास भी था। ओके, और मैं संस्कृत के साहित्य को ऐतिहासिक रूप से जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन आप तो डीजीटी संस्कृत बनना चाहते हैं ना जी। तो आपको अपनी एजुकेशन को तो संस्कृत में आगे बढ़ाना चाहिए था। जी, मैं अभी उसके बाद मैंने शिक्षा शास्त्री संस्कृत नहीं किया। अच्छा, ताकि मैं इतिहास और संस्कृत का दोनों का मिश्रण करके अपने ऐतिहासिक खोजों पर आगे बढ़ सकूं। मॉडर्न इंडिया के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी। जो हमारा जो है देश आजाद हुआ जी।
उसके बाद आज़ादी के बाद जो प्रोसेस स्टेब्लिश हुआ हमारे भारत में, जी कि हमें भारत को चलाना था, जी हमें एक सिस्टम बनाना था। उस सिस्टम के बारे में बताएं कि जब भारत को अंग्रेजों ने आज़ादी दिया, उसके बाद हमारे भारत के लोगों ने क्या किया। ये भारत के लोगों की जो आज़ादी के बाद की प्रोसेस है, ये आज़ादी से पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। ओके। जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया तो उसने एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के आधार पर एक संविधान सभा गठित हुई और उसने हमारे भारत की भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए एक संविधान बनाया। ओके। उस संविधान में कुछ हमारा, कुछ ब्रिटेन से और कुछ हमने विदेशों से भी ग्रहण किया। आप अपना कोई स्ट्रेंथ बताइए। निर्णय लेना और साथ ही अंतर दूसरे से अंतर संबंध बनाना। ओके। आपके अंदर डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है। जी। तो अगर स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, जी सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना है, तो आप कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या डिसीजन लेंगे, कैसे प्लान करेंगे अपने आप को? पहले तो हमें एक सांस्कृतिक प्रोग्राम कराना है, ये निर्णय लेंगे और अपने नहीं, वो तो निर्णय हो चुका है जी। कि कल्चरल प्रोग्राम हमें भारत स्कूल के अंदर कराना है। जी। अब उसके लिए आप स्टेप्स कैसे लेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? उसके लिए स्टेप्स लेंगे। पहले हम हमारे सहयोगी जो शिक्षक हैं उनका सहयोग लेते हुए छात्रों से चर्चा करेंगे और छात्रों में जो प्रतिभावान छात्र हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और फिर हमारे जो सांस्कृतिक शिक्षक हैं उनके द्वारा और उन उनको बच्चों तैयारी का- करने का निर्देश देंगे। उन बच्चों का क्या होगा जो टैलेंटेड नहीं है, जो प्रतिभावान नहीं है? जो प्रतिभावान नहीं है उनको अभिप्रेरित करेंगे कि आप भी इसमें भाग लें, उनसे जितना बनेगा उनको सिखाएंगे ताकि वो भी अभी भाग लें और आगे के लिए वो भी प्रतिभावान की श्रेणी में आ सकें। ओके, उनको मोटिवेट करेंगे। जी। जब कल्चरल प्रोग्राम में बच्चा प्रतिभावान बच्चों को देखेगा जी। तो उसके अंदर इन्फोर्समेंट होगा, दूसरे बच्चों पे इन्फोर्समेंट होगा। जी। ये कौन सी इन्फोर्समेंट है? ये अभिप्रेरण, अभिप्रेरण नहीं, पुनर्बलन। पुनर्बल, ये कौन सी पुनर्बलन होगी उनके अंदर? ये द्वितीय पुनर्बल। हाँ, द्वितीय पुनर्बलन ये होगा। जी। पुनर्बलन जानते हैं? जी, कुछ कार्य करने की खुद से इच्छा रखना। प्राथमिक तो उनका खुद में मन है और दूसरा जब उन्होंने दूसरे को देखा तब और। चलिए, आप अपनी 2 वीकनेस बताइए। मेरी 2 वीकनेस, एक तो है कि अध्ययन की लत बहुत ज़्यादा होना और दूसरा है कि लेखन कार्य में संलग्न होने पर अन्य कार्यों को न करना। आप लेखन कार्य भी करते हैं? जी। क्या लिखते हैं? मैं समसामयिक की पत्रिका, द्विमासिक पत्रिका लिखता हूँ जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम है। तो उसमें किस टाइप की कंटेंट्स आप लिखते हैं? जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजकीय और जो विभिन्न परीक्षाओं के पुराने पेपर्स। तो आप अंतर्राष्ट्रीय नॉलेज भी रखते हैं? जी। अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प जी, उन्होंने भारत से क्या विड्रॉ कर लिया है? उन्होंने भारत से एक तो इराक विवाद पर, इराक से जो पेट्रोलियम विवाद चल रहा था उसको रोक लिया है दूसरा? और दूसरा भारत चीन के व्यापार पर भी कुछ हस्तक्षेप लगाए। ओके, तीसरा? तीसरा तो भारत से एक साझेदारी जरूर हुई है अफगानिस्तान के मुद्दे पर और एक राफेल पर। ओके, ठीक है। आप बताइए, आप बच्चों को, बच्चा जो संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता है जी, उसको संस्कृत पढ़ने के लिए आप कैसे मोटिवेट करेंगे? उसको पहले हम भारतीय संस्कृति के बारे में समझाएंगे और भारतीय संस्कृति जैसे कि हमारे माता पिता हैं, उनके क्या संस्कार हैं, वो आपको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। साथ में हम संस्कृत के जो पुराने विशेष व्यक्ति हुए उनको समझाएंगे ताकि इनकी संस्कृत पढ़ने में रुचि हो। ओके, संस्कृत से हमारे भारत में क्या बेनिफिट मिलेगा? भारत के बच्चों को, भारत के लोगों को संस्कृत जानने से क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या मिलेगा? NCF 2005 के अनुसार संस्कृत जो है उससे छात्रों को क्या लाभ होगा। संस्कृत वर्तमान में भारतीय संस्कृति, भारतीय वर्तमान की स्थिति, इतिहास और उसका सम्मिश्रण की जीवंत मूर्ति। NCF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है आलोक जी, एक्सेलेंट। आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया हम लोग के क्वेश्चंस को। हम लोग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर, बस यही बोलना चाहूँगा कि हम और क्या आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं कि हम भी आपके समान और आगे बढ़ें।
यस, तो आप हमसे कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ सर, यही पूछना चाह रहा हूँ कि हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ओके, आप मेहनत करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, एक्सेलेंट। ओके।